हेलो एवरीवन। समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अरस्तु द्वारा संविधान का वर्गीकरण। आज हम देखेंगे कि अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा गया। यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। आते हैं आज के टॉपिक में, अरस्तु द्वारा संविधान का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा संविधान का वर्गीकरण। राजनीति शास्त्र को कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में प्रस्तुत किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण दो सिद्धांतों के आधार पर किया है। शासकों की संख्या के आधार पर। इसका क्या मतलब है? शासन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? एक है, कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोग हैं। शासन के उद्देश्य के आधार पर, यानी जो शासन करने वाले लोग हैं उनका उद्देश्य क्या है? जनता के हित के बारे में सोचते हैं या उनका उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना है। उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तु ने राज्यों अथवा संविधानों को दो भागों में वर्गीकृत किया है, स्वाभाविक रूप और विकृत रूप। जब राज्य शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में किया जाता है तो उसे अरस्तु ने राज्य का स्वाभाविक रूप बताया है, पर जब उसका दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है तब अरस्तु उसे राज्य का विकृत रूप कहते हैं। संविधान को शासकों की संख्या के आधार पर अरस्तु ने तीन भागों में बांटा है। एक तंत्र, जहां एक व्यक्ति का शासन हो। कुलीन तंत्र, जहां कुछ व्यक्तियों का शासन हो। सर्वजन तंत्र, जहां शासन सभी जनता के हाथ में हो। अतः इस वर्गीकरण में सामान्य हितों की ओर प्रमुख ध्यान किया गया है एवं संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन तथा सब लोगों का शासन इस रूप में बांटा गया है। शासन का दूसरा रूप विकृत रूप है, जिसका पुनः तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। स्वेच्छाचारी, जहां एक व्यक्ति का विकृत शासन हो, यानी शासन करने वाला व्यक्ति एक हो और वह अपने स्वार्थ के बारे में सोचता हो। धनिक तंत्र, जहाँ कुछ मनुष्यों का विकृत शासन हो, यानी शासन करने वाले लोग कुछ ही लोग हों और वह अपने स्वार्थों के बारे में सोचते हों, जनता के हित के बारे में ना सोचते हों। प्रजातंत्र, जहाँ संपूर्ण जनता का विकृत शासन हो, यानी शासन करने वाले कौन हो? संपूर्ण जनता हो, लेकिन वह संपूर्ण जनता के हितों के बारे में ना सोच रहे हो, वह अपने अपने हितों के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रजातंत्र। इस जो प्रजातंत्र है या ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसको अभी कंपेयर मत करना, अभी के जो वर्तमान समय से कंपेयर मत करना, क्योंकि ये उस समय के हिसाब से बनाया गया है जब अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण किया है। ओके, अभी तो प्रजातंत्र को सबसे अच्छा शासन तंत्र माना जाता है कि नहीं। तो अतः इस प्रकार से अरस्तु के राज्य वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा जा सकता है, जो निम्न अनुसार है। राजतंत्र, अरस्तु के अनुसार राजतंत्र राज्य की सर्वोत्तम व्यवस्था है, क्योंकि राजा जनता की भलाई की ओर प्रमुख ध्यान देता है। राजा शुभ को जानता है, यानी अच्छा क्या है यह जानता है, तथा उसी शुभ को यानी उसी अच्छाई को क्रियान्वित करने वाले कानूनों का निर्माण करता है। अरस्तु का राजतंत्र प्लेटो के आदर्श शासक द्वारा शासित राज्य से भिन्न नहीं है, परंतु अरस्तु के अनुसार ऐसा गुणवान शासक मिलना आसान नहीं होता है, इसलिए अरस्तु राजतंत्र को अप्राप्य मानते हैं। अप्राप्य यानी जिसे प्राप्त ना किया जा सके।
उनका यह मानना है कि यदि सौभाग्यवश सर्वगुण संपन्न शासक मिल भी जाए तब यह आवश्यक नहीं है कि उसका उत्तराधिकारी भी इसी गुणों से युक्त हो। इसलिए वह इसे यह राजतंत्र को अप्राप्य मानते हैं। स्वेच्छाचारी तंत्र। राज्य के वर्गीकरण का दूसरा रूप स्वेच्छाचारी तंत्र कहलाता है। यह राजतंत्र का विकृत रूप है। राजा जब भ्रष्ट हो जाता है या उसका उत्तराधिकारी भ्रष्ट होता है तो वह जनहित को छोड़कर मनमाने ढंग से राज्य करने लगता है। इसमें शक्ति, धोखाधड़ी और स्वार्थ लिप्सा का साम्राज्य होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था सर्वथा त्यागने योग्य होता है। कुलीन तंत्र। जिस राज्य में जनता की भलाई के लिए शासन की व्यवस्था कुछ लोगों के हाथों में होती है वह कुलीन तंत्र कहलाता है। अरस्तु के अनुसार कुछ लोग जन्म से ही राज्य करने के लिए होते हैं एवं कुछ आज्ञा पालन करने के लिए। कुलीन तंत्र वंशानुगत एवं आय के अनुसार भी होते हैं। इस शासन को भी व्यवहार रूप में पाना कठिन है क्योंकि शीघ्र ही वह थोड़े समय में व्यक्ति जिनके हाथों में शासन सत्ता होती है जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर शासन करने लगते हैं। इस प्रकार कुलीन तंत्र वर्ग तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे है धनिक तंत्र। जब शासन कुछ लोगों के हाथों में आकर उनकी स्वार्थ सिद्धि का साधन बन जाता है वह धनिक तंत्र कहलाता है। इसमें अमीर लोग जनहित को भूल जाते हैं। अरस्तु धनिक तंत्र को सर्वथा अस्थायी, त्याज्य तथा घृणित मानता है। सर्वजन तंत्र। जब शासन कार्य में संपूर्ण जनता लोक कल्याण के लिए स्वयं भाग लेती है तो वह सर्वजन तंत्र कहलाता है। अरस्तु राजतंत्र और कुलीन तंत्र की प्राप्ति न होने पर इस प्रणाली को श्रेष्ठ मानते हैं। किसको? सर्वजन तंत्र को श्रेष्ठ मानते हैं। जब राजतंत्र और कुलीन तंत्र की प्राप्ति न हो उस टाइम पे। वस्तुतः इस तत्व में मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है। इसका अभिप्राय सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की विशेषता यह है कि न तो किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर अधिकार होता है और न ही शेष वर्गों का शोषण होता है। सर्वजन तंत्र अथवा संयत प्रजातंत्र धनिक तंत्र तथा भ्रष्ट प्रजातंत्र अथवा भीड़ तंत्र के मध्य का मार्ग है। प्रजातंत्र जो शासन व्यवस्था संपूर्ण जनता के लिए कानून विरोधी अथवा अराजकता की भांति होती है उसे वह प्रजातंत्र कहते हैं। अब अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम संविधान कौन सा है? वह है सर्वजन तंत्र। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अरस्तु के अनुसार राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र व्यवस्थाएं उत्तम हैं, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से सर्वजन तंत्र को प्रमुखता देते हैं जो मध्यम वर्ग के द्वारा चलती है। मध्यम वर्ग सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से भी सुंदर है। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग की प्रभुता वाली शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। तो यह तो था आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए गुड बाय।